जंगल में बहू का आलीशान ससुराल। शहर के सबसे महंगे होटल ग्रैंड पैलेस में आज आसमान भी शर्मा रहा है। हजारों एलईडी लाइट्स, फूलों की महक, सैंपन की खनखनाती हुई गिलास और मेहमानों की चकाचौंध। और बाहर होटल की दीवार पर एक बड़ा सा बैनर, अर्जुन वेड्स रिया। सभी मेहमान के बीच बातचीत हो रही है। इस होटल की चमक बता रही है कि ये कोई आम शादी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कोई आम शादी नहीं, ये वनराज परिवार की शादी है। उनके बड़े बेटे अर्जुन की शादी है, तो फिर आम कैसे हो सकती है? शौर्य तो कोई मौका नहीं छोड़ता अपनी दौलत और रुतबा दिखाने का। फिलहाल तो उसके बेटे की शादी है। तभी शौर्य भी वहां आ जाते हैं। सफेद शेरवानी, हाथ में सोने की घड़ी, माथे पे चंदन का तिलक और चेहरे पर घमंड के साथ। सही कहा कपूर जी, आज मेरे बेटे की शादी है और फिर वनराज परिवार जो भी करता है शाही अंदाज में करता है। ये होटल देख रहे हैं आप, ये होटल हमने बनवाया है और आज के जो शेफ हैं वो बाहर से आए हैं। एंजॉय करिए आप लोग। होटल में चारों तरफ हीरो और रेशम की चमक है। अर्जुन और रिया एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। मेहमान तालियां बजा रहे हैं। वो कमला, क्या बहू ढूंढ कर लाई हो? बड़ी सुंदर बहू है तुम्हारी। वैसे मैंने सुना है ये इंटीरियर डिजाइनर है। सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर नहीं, मेरी बहू के पास तो लॉ डिग्री भी है। शौर्य तो कह रहे थे आज से वनराज ग्रुप की सारी इंटीरियर डिजाइनिंग रिया ही संभालेगी। मम्मी, भाभी पहले भाई को तो संभाले। देखो तो भैया एक टक भाभी को ही देखे जा रहे हैं। अरे भैया, नजरें तो हटा लीजिए। और भाभी, आप तैयार हैं ना हमारे घर चलने के लिए? आपको हमारे घर में महारानी वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। रिया, खुश होना, आज से ये सब तुम्हारा है। सब अच्छा लग रहा है अर्जुन, पर थोड़ा डर भी लग रहा है। सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ये सब तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। होटल में सभी तरफ खुशियों का माहौल था। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन शौर्य जी कोने में अकेले खड़े कुछ सोच रहे हैं और अचानक उनकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। मत काटो इस जंगल को, ये जंगल हमारे रहने की जगह है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर ये जंगल ना रहा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? कुछ तो दया करो। अरे कितना टाइम वेस्ट कर रही है हमारा। ये घर और पेड़ क्या, बीच में अगर कोई इंसान भी है ना तो उसे भी बुलडोजर के नीचे दबा दो। यहाँ मेरा वनराज टावर खड़ा होगा। बुलडोजर चला और वहीं पास में खड़ा एक बरगद का पेड़ उस आदिवासी औरत की झोपड़ी में जा गिरता है। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी मिट्टी में मिल जाती है। आदिवासी औरत मिट्टी उठाकर शौर्य के चेहरे पर फेंकती है। जिस तरह हम आज बेबस खड़े हैं, एक दिन तू भी यूं ही खड़ा होगा। तेरी आंखों के सामने तेरा घर गिरेगा, तेरी दौलत, तेरी ताकत सब राख हो जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज से मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुझे भी इसी जंगल में भटकना पड़ेगा। इसी जंगल की लकड़ियों से अपना आशियाना बनाना पड़ेगा, इसी मिट्टी पर सोना पड़ेगा। और सुन, जब तक तेरे घर की बहू इस जंगल को अपना घर नहीं मानेगी, जब तक वो इस जंगल की तकलीफ को महसूस नहीं करेगी, तब तक तेरे घर में चैन नहीं आएगा। हर खुशी अधूरी रहेगी, हर रात बेचैनी में कटेगी। ये जंगल गवाह है, मेरी आह खाली नहीं जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा श्राप मेरी दौलत खत्म कर देगा? ये तो तुम्हारा वहम है। मैं तो चाह रही हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बातें जरूर याद आएंगी और फिर अमीरी का नशा भी उतर जाएगा। होटल में फुल एसी के बावजूद शौर्य एकदम पसीने से तरबतर है। तभी मानसी शौर्य जी के पास आती है। पापा, आप यहाँ अकेले क्या खड़े हैं और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर सा आ गया था, अब ठीक हूँ। तो फिर जल्दी चलिए पापा, फेरे हो गए हैं। विदाई के लिए आपको बुला रही है मम्मी। रिया और अर्जुन 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। अब समय था अपने परिवार वालों से विदाई लेने का, अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में जा बसने का। रिया की आंखें नम थी। तभी रिया की माँ उसके पास आई। जा बेटा, अपनी नई जिंदगी शुरू कर और हमेशा खुश रहे। आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते। रिया अपनी माँ के गले लगकर रो रही होती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है। रिया, रो मत बेटा। और सरोज बहना, आप भी फिक्र मत करिएगा, आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। रिया चेहरे में खुशी और आंखों में आंसू लिए अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाती है। तुम घबराओ नहीं रिया, मैं आज से हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चलो, तुम्हारा नया आशियाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गाड़ी वनराज हाउस के सामने जा खड़ी हुई। आज वनराज हाउस भी किसी नई दुल्हन की तरह सजा था। चारों तरफ चमचमाती हुई रोशनी। दरवाजे पर सास ने आरती उतारी। रिया ने दाहिने पैर से चावल भरा कलश हल्के से ठोकर मारी। लाल रंग में भीगे उसके कदम संगमरमर पर छप गए। मैं तो बहुत थक गई मम्मी,
अरे पहले जाकर रिया को उसके कमरे में छोड़ आओ, फिर जाकर तुम भी सो जाना। रात का अंधेरा अब सुबह के उजाले में बदल गया है। ये रिया की अपने ससुराल में पहली सुबह थी। वो एक्साइटमेंट में जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती है। वहां पहले से ही घर के सभी लोग मौजूद थे। अरे आओ बेटा, हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। तभी अर्जुन भी नीचे आकर सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगता है। पापा, रिया के एग्जाम्स है 5 दिनों के बाद, इसलिए हम लोगों को दिल्ली जाना होगा। अच्छा, तो तुम लोग आज शाम को ही निकल जाना। बिल्कुल, जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, फिर वनराज हाउस और ऑफिस दोनों की डिजाइनिंग तुम ही करोगी बेटा। 6 महीने बाद दिल्ली में रिया अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग और डिजाइन में डूबी हुई है, जबकि अर्जुन अपनी फाइनल थीसिस पूरी कर रहा है। दोनों का करियर ऊंचाइयों पर है। देखो, अगर हम इस महल को कांच की जगह लकड़ी से रीडिजाइन करें तो ये बेहतरीन हेरिटेज होटल बन सकता है। मेरी डिग्री खत्म होते ही मैं पापा से कहूंगी हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। रिया, पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे ये सुनकर। वो हमेशा से चाहते थे कि उनके बिजनेस को नई पहचान दो तुम। रिया और अर्जुन एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी अर्जुन का फोन बजता है। स्क्रीन पर पापा का नाम चमकते हुए देखकर अर्जुन जल्दी से फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा और भारी सांसों की आवाज आ रही थी। हेलो पापा, इतना सन्नाटा क्यों है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? दूसरी तरफ वनराज हाउस पूरी तरीके से खंडर हो चुका था। शौर्य और कमला जी एक कमरे में बैठे हुए हैं। घर की लाइट कट चुकी है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। सब खत्म हो गया बेटा, बैंक वाले घर के बाहर खड़े हैं। हमें 1 घंटे के अंदर इस घर को खाली करना होगा। हम लोग अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं अर्जुन। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? 15 दिन पहले ही तो आपसे बात हुई थी, तब तो सब ठीक था। इतने में कमला जी शौर्य जी से फोन छीन लेती हैं। रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, हमें जल्दी से जल्दी ये घर खाली करना होगा। हमने फैसला लिया है कि हम आज रात ही जंगल वाली पुरानी हवेली में चले जाएंगे। एक वही जगह है जहां हम रह सकते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो सेल हो गई है। पर मम्मी, मैं रिया को क्या बताऊं? वो तो यही सोच रही है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम लोग मुंबई वाले महल वापस चले जाएंगे। नहीं, उसे सच मत पता चलने देना। अगर उसे ये पता चल गया कि हम लोग अपराधियों की तरह छुप रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो वो कभी वापस नहीं आएगी। उसे कहना कि हम लोग एक हेरिटेज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और उसकी जरूरत है हमें। उसे झूठ बोल कर लेकर आना अर्जुन। फोन करने के बाद अर्जुन वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। इतने में रिया आती है। अर्जुन, क्या हो गया? ऐसे क्यों खड़े हो चुपचाप? पापा ने क्या कह दिया तुम्हें? रिया, पापा ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने तुम्हारा सपना सच कर दिया। क्या मतलब? पापा ने हमारी पुश्तैनी हवेली को आलीशान रिजॉर्ट बनाने का फैसला किया है। वो कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट की लीड डिजाइनर तुम ही रहोगी। मम्मी पापा, रमेश, मानसी कल ही वहां पहुंच रहे हैं। हम भी अपना काम पूरा करके जल्दी वहां चलेंगे। तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है मुझे अर्जुन। मैं हमेशा से चाहती थी किसी पुरानी हवेली पर काम करना। कभी पापा और तुमने जिक्र भी नहीं किया हवेली का। कैसी है? वहाँ की कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ, वो जंगल के बीच में है। तुम्हें वहां बहुत नेचुरल काम करना होगा। बस ये समझ लो कि तुम्हें हीरे को तराशना होगा। मैं अभी से तैयारी शुरू करती हूँ। मेरा सपना मेरे ससुराल में ही पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शौर्य, कमला, रमेश और मानसी चारों जीप में बैठकर हवेली के लिए निकल जाते हैं। जैसी गाड़ी हवेली के सामने खड़ी होती है। पापा, आप इसको हवेली कह रहे हैं? यहाँ तो ज़ॉम्बीज़ भी रहने को मना करते। ये हवेली कम भूल भुलैया का सेट ज्यादा लग रहा है। यहाँ एक दिन क्या, एक पल भी रहना मुश्किल है। कमला, तुम्हें क्या लगता है, लोगों की दी हुई हाय लगती है? बिल्कुल लगती है। लोगों के दिए हुए श्राप सच साबित हुए हैं। आज हमारे साथ भी वही हुआ ना। मैंने आपसे कहा था, दौलत के नशे में इतने अंधे मत होइए कि सही और गलत का फर्क भी भूल जाए। आज उस औरत का कहा हुआ हर शब्द सच साबित हो रहा है। इस श्राप को सिर्फ रिया ही खत्म कर सकती है, तुम्हें पता है ना। आप क्या बाहर ही खड़े रहेंगे? चलिए अंदर, चलिए देखिए कि क्या हाल है इस हवेली का। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना रहने के लिए। हवेली के अंदर का नजारा तो ऐसे था जैसे भूत रहते हो। आज किस्मत ने अपना खेल दिखाया था। वो जो कभी किसी से काम कराया करते थे, आज खुद कर रहे थे। सारे परिवार के लोग थक हार के बैठे। सफाई के बाद भी हवेली डरावनी ही लग रही थी। इतनी सफाई के बाद भी इस हवेली में कोई चेंज नहीं है मम्मी, अभी भी वैसे ही लग रही है। और अगर इस तरह रिया भाभी आ गई तो वो तो डर के भाग ही जाएंगी बेचारी। इस घर की बहू उस आदिवासी औरत का दिया हुआ श्राप तोड़ सकती है,
किसी भी हालत में रिया को मनाना पड़ेगा। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में अर्जुन का फोन आता है। पापा, कल मैं रिया को लेकर आ रहा हूँ। अगली सुबह अर्जुन की गाड़ी शहर की चौड़ी सड़कों से निकलती है। पहले पक्की सड़क, फिर कच्ची सड़क, फिर उस पगडंडी। रिया खिड़की से बाहर देख रही है। पहले उसके चेहरे पर थी एक मुस्कान, लेकिन अब वही मुस्कान घबराहट में बदलती जा रही थी। अर्जुन, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? अरे बस थोड़ा आगे है। थोड़ा आगे? अर्जुन, ये तो जंगल है। अचानक गाड़ी रुक जाती है। इंजन खड़खड़ाता है, एक बार, दो बार, फिर बंद। अर्जुन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होती। चारों तरफ बस जंगल है, घना गहरा और एकदम खामोश। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई। हमें चलना होगा, यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है। चलना? इस जंगल में पैदल? हाँ। ठीक है। प्रिया और अर्जुन चलते चलते हवेली के पास आ जाते हैं। जैसे रिया की नजर हवेली पर पड़ती है, टूटी दीवारें, दरवाजा नहीं, छत पर घास है, हर तरफ बरगद की जड़ें लटक रही हैं। अर्जुन, क्या ये रॉयल हेरिटेज प्रोजेक्ट है जो तुमने मुझे बताया था? तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? सारा परिवार अपनी नजरें झुकाए हुए हवेली के अंदर खड़ा है। तभी कमला जी आगे बढ़ते हुए रिया का हाथ थामती है। अर्जुन को हम ही लोगों ने मना किया था बेटा, हमने छुपाया तुमसे ये राज, हमें माफ कर दे बेटा। मम्मी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, लेकिन आप सोचिए तो यहाँ कैसे रहना पॉसिबल हो सकता है? यहाँ दरवाजे नहीं है, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। घर के सभी लोगों के समझाने के बाद रिया हवेली के अंदर आती है, लेकिन हवेली में बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। सारी रात एक उलझन सी थी दिमाग में। जैसी ही सुबह होती है, रिया अपना बैग उठाकर बाहर निकलती है। उतने में मानसी भागी भागी रिया के पास आती है। रुकिए भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं नहीं रुक पाऊंगी यहाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ गए और बस चुपचाप रिया को देखे जा रहे हैं। तभी शौर्य जी रिया के पास आते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, बस मेरी बात सुन ले, फिर जो तेरा फैसला होगा हमें मंजूर होगा। गलती की सजा मेरा परिवार भुगत रहा है। मैं अपनी दौलत के नशे में अंधा हो गया था, इंसानों को जानवरों की तरह समझने लगा था। इसी जंगल में मैंने आदिवासियों का घर उजाड़ा, तभी एक आदिवासी औरत ने मुझे श्राप दिया। कैसा श्राप? आदिवासी औरत ने कहा था, जब तक तुम्हारी बहू इस जंगल को अपना घर नहीं बना लेगी, तब तक तुम और तुम्हारे परिवार वाले दर दर की ठोकरें खाओगे, हमेशा कंगाल रहोगे। अब तू ही हमारा सहारा है बेटा, रुक जा। रिया जब घर के सभी लोगों को टूटा हुआ देखती है और सबकी उम्मीद बस उसी से जुड़ी होती है, तो उसका दिल पिघल जाता है और अपना बैग नीचे रखकर कहती है, मैं रुक रही हूँ, आप लोग परेशान मत हो। रिया हवेली में रुक तो गई थी, लेकिन इस जंगल में उसका मन नहीं लगता था। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी हवेली के पिछले हिस्से जहाँ नेटवर्क आता है, वहां जाकर अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, आपको पता है मेरी ससुराल जंगल में है, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है सब कुछ छोड़कर आ जाऊं, लेकिन इस तरह नहीं कहते बेटा। तू उस घर में दुख सुख की साथी बनकर गई है, अब जब उनका बुरा समय आ गया तो तू उन्हें छोड़कर आ जाएगी। पर क्या करूं मम्मी, ये घर जैसा नहीं है, ना यहाँ दरवाजा है, ना बेड, और कुछ भी नहीं है। घबरा मत, तुझे तेरे नाना वाला गांव याद है? पूरा घर लकड़ी से बना था, दरवाजा, पलंग, अलमारी, बैठक सब। और वो तो घर 50 साल चला। बेटा, जंगल में लकड़ी है तो सब कुछ है, बस हाथ चलाने चाहिए। आप सही कह रही है मम्मी, अब मैं अपनी जंगल वाले ससुराल को घर बनाऊंगी। अब हम इस हवेली को रेनोवेट करेंगे। आज से ये जंगल हम सबकी वर्कशॉप है, बस आप सब लोग मेरा साथ देना। सबसे पहले हम दरवाजे बनाएंगे। घर के सभी लोग रिया के आइडिया से खुश होते हैं। रिया, अर्जुन, रमेश जंगल से सागवान की गिरी हुई लकड़ी ढूंढते हैं। रिया नाप लेती है, मीटर टेप नहीं है तो अपनी दुपट्टे से नाप लेती है। लकड़ी काटते हैं, रगड़ते हैं, जोड़ते हैं। बांस की कील और जंगली बेल की रस्सी से दरवाजा बनकर तैयार। थोड़ा टेढ़ा है। अरे भाभी, एक साइड ऊंची है। तो क्या हुआ, रस्टिक लुक है, शहर में पैसे देकर ऐसा लेते हैं। दरवाजा बंद करके तैयार था। रमेश और अर्जुन ने हवेली में दरवाजा लगा दिया। रिया ने दरवाजा खोला, बंद किया। ये जंगल की ससुराल की सुधार का पहला कदम था। घर में दरवाजा लग गया। हम सभी मिलकर धीरे धीरे इस हवेली को रेनोवेट करेंगे। आप सही कह रही हैं, हम आपका साथ देंगे घर को रेनोवेट करने में। दरवाजा तो लग गया, अब हमें घर के लिए पलंग भी बनाना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन आपके दोनों भाई थक गए हैं, पलंग कल ही बनेगा। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से सबसे पहले रिया उठी। बाद में घर के सभी लोग उठे, चाय पी और फिर निकल गए जंगल।
दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, बेड बनाने की। चलते चलते उन्हें जंगल में सागवान की लकड़ियां मिली। अरे रुको, देखो ये लकड़ी पड़ी है, ये 4 पाए बनेंगे और ये चौड़ी लकड़ी ऊपर के तख्ते। नाप? ये रहा नाप। भाभी दुपट्टे से नाप। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये नहीं पढ़ाते। पढ़ाना चाहिए। जंगल से लकड़ी उठाकर ले आए और घर में पलंग बनाने का मिशन चालू होता है। सभी ने मिलकर लकड़ी को काटा, फिर रगड़ा। 4 पायों के ऊपर लंबी लकड़ियों को तख्त बनाकर बिछा दिया। रिया नदी के पास है, सफेद रेत मुट्ठी में भर के लाई और चारों तरफ रगड़ने लगी। अरे भाभी पलंग तो बन गया, अब आप ये क्या कर रही हैं रेत से? पॉलिश। मेरी माँ ने बताया था, रेत से अच्छा सैंड पेपर कोई नहीं होता है। फिर हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। इसी तरह सभी लोग मिलकर रेत की मदद से पलंग को चारों तरफ से रगड़ते हैं और देखते ही देखते एक चमकता हुआ लकड़ी का पलंग बनकर तैयार हो जाता है। भाभी पलंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बिछाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तुम सही कह रही हो, पलंग के ऊपर बिछाने के लिए एक गद्दा भी होना चाहिए। चलो फिर चले जंगल। रिया और मानसी जंगल की तरफ निकल पड़ी। वहां उन्हें मुलायम घास दिखी, उसे काट कर वो अपने घर ले आई। गड्ढा घास का बनाएंगे क्या भाभी? बिल्कुल, घास का गद्दा बहुत अच्छा बनता है। मैं अपनी बहू की मदद करूंगी। अब घर की तीनों औरतें घास की मोटी और लंबी परत पलंग के ऊपर बिछा देती हैं और जंगली बेल की रस्सी से टांका मार देती हैं। ऊपर से बड़े पत्ते डाल देती हैं। इस तरह घास का गद्दा बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह रिया, ये गद्दा तो वाकई बहुत मोटा और आरामदायक है। भाभी ने बहुत मेहनत की है इंटीरियर डिजाइनर बनने में, अब तो मेहनत साफ दिख रही है। रमेश, ये तो शुरुआत है। मैं इस हवेली को अपना पहला प्रोजेक्ट समझ के काम कर रही हूँ। मैं इसे रिजॉर्ट जैसा बना दूंगी। काम करते करते पता ही नहीं चला दिन कैसे बीत गया। अब रात के समय रिया आराम से अपने बनाए हुए बेड पे बैठी हुई थी। तभी अर्जुन हाथ में कपड़े लिए हुए अंदर आता है। रिया, ये कपड़े कहाँ रखूं? अर्जुन, कपड़े रखने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, और इस तरह कपड़ों को नीचे भी नहीं रखा जा सकता। तुम सही कह रही हो, क्यों ना हम कल लकड़ी की अलमारी बनाएं? ठीक है, हमारा अगला मिशन होगा जंगल की लकड़ी की अलमारी। सुबह सबसे पहले उठकर अर्जुन और बाकी जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके लाते हैं। अरे भाभी, इतनी सुबह आप लोग कहाँ गए थे? और ये लकड़ियाँ, फिर कुछ बनाने का प्लान है क्या? हम इन लकड़ियों की अलमारी बनाएंगे। देखो पापा और रमेश भी आ गए हैं, हमारी मदद करेंगे ना पापा? तीनों ने मिलकर आरी चलाई, लंबे लंबे तख्ते निकाले 4, फिर पाई के लिए मोटे टुकड़े 6, तख्ते कट गए। अब रगड़ने की बारी। रिया ने नदी से मोटी रेत मंगाई। लो मानसी, तुम ये तख्ता रगड़ो जब तक चिकना ना हो। भाभी, इसमें तो बड़ी मेहनत लग रही है। जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही चमकदार रिजल्ट आएगा। हाथ चलाती रहो मानसी, रोकना मत। इतने में ही कमला जी चाय लेकर आई। सबने हाथ रोके। चलो सब लोग काम छोड़कर आ जाओ, पहले चाय पियो उसके बाद काम। मैं सोच रहा हूँ जब हम लोग इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक डाइनिंग टेबल भी बना लें। तुम सही कह रहे हो, अलमारी के बाद हम लोग डाइनिंग टेबल ही बनाएंगे। नाश्ता करके सभी लोग फिर से काम में लग गए। तभी मानसी कहती है, भाभी देखिए, ये तो कितना चिकना हो गया है, मेरा हाथ फिसल रहा है। तख्ते चमक उठे। ससुर जी और अर्जुन ने पाए खड़े किए। रमेश ने बांस की कीलें ठोकी। रिया और कमला देवी ने बेल की रस्सी से हर जोड़ कसा 2-2 बार। रिया देखो, ये सही से कसा है ना कि नहीं? एकदम परफेक्ट। हमारी लग्जूरियस लकड़ी की अलमारी बनकर तैयार हो गई है। चलो अब इसी तरह डाइनिंग टेबल भी बनाएंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए और हवेली में रोज कुछ नया लकड़ी का सामान बनता गया। हर सुबह रिया उठती, जंगल देखती, कुछ सोचती और काम शुरू हो जाता। देखते ही देखते हवेली के हर कोने में लकड़ी का फर्नीचर, जैसे बरगद की लकड़ी का सोफा, डाइनिंग टेबल, हर चीज थी। बस कमी थी तो रोशनी की। भाभी, हमारी पूरी हवेली बदल चुकी है। हर चीज है, अलमारी है, बेड है। आपने तो पूरा किचन में भी मॉड्यूलर बना दिया है, लेकिन कमी है तो सिर्फ रोशनी की। मैं भी यही सोच रही थी। इतने में ही रमेश और अर्जुन अंदर से आते हैं। मैडम, आप बस हुक्म करिए, हम लोग फिर से कारपेंटर बन जाएंगे। चलिए फिर लग जाए। अर्जुन और रमेश ने बांस के 3 छल्ले बनाए, उसमें दीप रखकर छत से लटकाए। रात को जलाई, पूरा घर सुनहरा हो गया। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। हमारी हवेली तो किसी पैलेस की तरह लग रही है। रिया और घर वालों की मेहनत से जो पहले एक टूटी हवेली थी, अब रॉयल हेरिटेज प्रॉपर्टी बन गई थी। लकड़ी से बना हर कोना, हाथ से गढ़ी हर नक्काशी, जंगल से लाया हर फूल, ये उस लड़की ने बनाया था जो कुछ दिन पहले बैग उठाकर जाने वाली थी। आज वही घर को सजा रही थी। बेटा, तूने वो बना दिया जो हम करोड़ों में नहीं बना पाए। बाबूजी, ये पैसों से नहीं हाथों से बनता है।
आप लोगों के साथ से पॉसिबल हुआ है। भाभी यकीन नहीं होता कि ये वही जगह है जहाँ हम डर के मारे रोते थे। आपने तो इसे सच में आलीशान बना दिया। मेहनत सबकी थी मानसी, पर जान इस जंगल की लकड़ियों ने फूकी है। दिन गुजरने लगे। हवेली में अब रौनक थी। सुबह कमला देवी का चूल्हा जलता, मानसी गाते हुए पानी लाती, रमेश पेड़ से आम तोड़ता, ससुर जी बरगद सोफे पर बैठे चाय पीते और रिया रोज कुछ न कुछ बनाती रहती। रिया, आज क्या बनेगा? आज कुछ नहीं। भाभी बीमार है क्या? शाम के समय रिया हवेली के पीछे वाले कोने में जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ माँ। अगर उस दिन आपने मुझे ना समझाया होता ना तो मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ जाती, लेकिन आपके समझाने के बाद इस हवेली को घर बनाने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गई माँ। अब मुझे इस जंगल में डर नहीं लगता। मैं आपको फोटो सेंड करूंगी, आप देखना। जरूर बेटा, तुम्हारी मेहनत और हुनर का नतीजा है। मुझे तुम पर गर्व है। चलिए ठीक है माँ, मैं आपको दोबारा फोन लगाऊंगी। अपना ख्याल रखना। कुछ दिन और गुजरे। एक सुबह चिड़ियां बोल रही थी, कमला जी चूल्हे पर चाय बना रही थी, रिया झूले पर बैठी थी। सब ठीक था, सब शांत था। तभी दूर से एक आवाज आई। अरे सुनिए तो, ये कैसी आवाज आ रही है? पापा, आपको भी सुनाई थी? मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है, पर इस जंगल में इस वक्त कौन आ गया? सभी लोग बाहर दरवाजे में आते हैं। गेट पर 3 पुलिस की गाड़ियां, एक बड़ी कंपनी का बुलडोजर और एक सख्त ऑफिसर, काला चश्मा, हाथ में फाइल। ये वनराज प्रॉपर्टी है, सरकारी कागज है, देख लो। ये जमीन और हवेली रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर हो चुकी है। तुम्हें ये हवेली जल्दी से जल्दी खाली करनी होगी। बीता हुआ कल शौर्य जी की आंखों के सामने आ खड़ा था। आज वही बेबसी उन्हें महसूस हो रही थी जो कुछ सालों पहले उस आदिवासी औरत को हुई थी। घर के सभी लोग चुप और एकदम सुन्न खड़े थे। तभी रिया सामने आती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो वनराज प्रॉपर्टी है। हम ये घर नहीं खाली करेंगे। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सरकारी नोटिस है, मैंने आपको दिखा दिया है। आपको ये जमीन खाली करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये बुलडोजर चलेगा। बहस चली रही थी, तभी पीछे से एक आवाज आई। सभी पीछे मुड़े आवाज सुनने के लिए। पीछे देखते ही शौर्य जी के पैर कांपने लगे, क्योंकि ये वही आदिवासी औरत थी जिसे सालों पहले बेघर किया था। वो अपने हाथ में पुराना तांबे का पट्टा पकड़े हुए आगे बढ़ी। ये कौन है? इस जमीन की असली मालिक। माई ने तांबे का पट्टा आगे किया। 100 साल पुराना आदिवासी राजा की मोहर। इस जमीन पर न तुम्हारा हक है न शहर के बिल्डरों का। ये जमीन मेरी है, मेरे पुरखों की है। ऑफिसर ने पट्टा देखा, फिर अपने कागज देखे। वो चुप हो गया। उसने सभी पुलिस वालों को गाड़ी निपटाने के लिए कहा। फिर तीनों गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वापस चली गई। हर तरफ शांति छा गई थी। सब चुप थे। ससुर जी धीरे धीरे माई के सामने आई, घुटनों पर बैठ गई। मैंने जो तुम्हारा घर उजाड़ा था, तुम्हारे पेड़ काटे थे, तुम्हें तुम्हारी ही जमीन से भगा दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया, मेरे परिवार वालों को बचा लिया। उस तकलीफ से जो मैंने तुम्हें दी, मुझे माफ कर दो। आज एहसास हो रहा है मुझे कि इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि समय का पहिया घूमता रहता है। आज मेरा है तो कल तुम्हारा होगा। माई ने सबकी तरफ देखा। तू बहू है इस घर की, तूने इस जंगल को घर बनाया। हाँ माई, इस जमीन को अपना घर बनाया, पर सिर्फ मैं नहीं, हम सभी ने। पापा से जो गलती हुई उसकी माफी मैं आपसे मांगती हूँ। माफ कर दीजिए। आप भी हमारे साथ इस हवेली में रहिए प्लीज। माई की आंखों से आंसू टपकने लगे। ए ऊपर वाले, मैंने जो श्राप दिया था अब उसे खत्म कर दे, क्योंकि इस परिवार की बहू ने जंगल को अपना घर बनाया। इस जंगल से उसे प्यार हो गया। आज से ये मुक्त है और मेरी तरफ से भी मैंने सबको माफ कर दिया। हवा चली, बरगद की पत्तियां हिली, जैसे जंगल ने सांस ली। उसी रात अर्जुन को फोन बजा। क्या शेखर पकड़ा गया? पैसे वापस मिलेंगे और कोर्ट ने तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस दे दी। अर्जुन खुशी से झूम उठा। वो ये बात रिया को बताता, उतने में उसका फोन दोबारा बजा। बिजनेस पार्टनर वापस आना चाहता है। एक रात में सब वापस आ रहा था। पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ। सुबह पूरा परिवार बरगद के नीचे बैठा था। ससुर जी ने कहा, अर्जुन, शहर वापस चलते हैं, सब वापस मिल रहा है। सभी लोग चुप खड़े थे। तभी रिया पूरी हवेली को देखती है और कहती है, पापा मैं यहीं रहूंगी। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हवेली के एक कोने में। अब इस घर से इमोशनली अटैच हो गए हैं हम सब। मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ पापा। अब जब कोई नहीं जाना चाहता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। माही, अब हम आपके जंगल की सुरक्षा करेंगे। महीने गुजरे, शहर में बिजनेस फिर चला। पैसा वापस आया, प्रॉपर्टी वापस आई, लेकिन वनराज परिवार शहर नहीं गया। उन्होंने वो हवेली को वनराज हेरिटेज रिजॉर्ट बना दिया।
लकड़ी का हर कोना, हाथ की हर नक्काशी, बरगद का सोफा, दीपक, झूमर, घास का गद्दा सब वैसा ही रहा। बस अब लोग दूर दूर से आते थे इस जंगल को देखने, इस हवेली को महसूस किया। रिया खिड़की से बाहर देखती है। जंगल में हर तरफ लकड़ी है, सागवान, बांस, बरगद, नीम। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था,